हेलो एवरीवन। आज है 27 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रोज़गार मेला, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स और लास्ट में एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो अभी रिसेंट में हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो रोज़गार मेला के बारे में पढ़ लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रोज़गार मेला, The Prime Minister has distributed over 71,000 appointment letter to the new recruits via video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 71,000 नए अपॉइंटमेंट लेटर्स किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग रोज़गार मेला के समय पे। प्राइम मिनिस्टर हैज़ आल्सो लॉन्च्ड कर्मयोगी प्रारंभ नाम का एक स्पेशल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स इन्होंने लॉन्च किया, किसने, प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी हेल्प से क्या है ना, जितने भी अपॉइंटीज़ हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी तैयारी वगैरह कर सके और उसके अंदर जाके अपॉइंट हो सके। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ रोज़गार मेला, इसके की पॉइंट्स हैं क्या। ये पहले तो इनिशिएटिव है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू आपको रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपनी कंट्री के अंदर। अंडर द रोज़गार मेला स्कीम 10 लाख जॉब यहाँ पे अवेलेबल कराने की बात कही गई है कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, लाइक जो ग्रुप ए बी की पोस्ट है गैजेटेड पोस्ट, या फिर जो बी और सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, तो सारी टोटल मिला के 10,000 जॉब क्रिएट करने की बात यहाँ पे की गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी क्या है ना, काफ़ी मात्रा में ऐसी पोस्ट को फिल करेगा जो कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस लाइक CAPF के अंडर में भी आती हैं कई, तो वहाँ पे भी इनको फिलअप किया जाएगा। और इनकी रिक्रूटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी, देखो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही, इसके साथ साथ UPSC के द्वारा भी रिक्रूट किया जाएगा, SSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा भी इन जॉब्स को दिया जाएगा। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल है क्या, ये है कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल इज एन इनिशिएटिव है अंडर मिशन कर्मयोगी, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का। द मॉड्यूल इज़ ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स, ये एक तरह का ऑनलाइन कोर्स है फॉर द न्यू अपॉइंटीज़, जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उनके वास्ते इसको चलाया गया है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे अपना काम करना चाहिए, ठीक है, किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए, वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए, इंटीग्रिटी और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट बेनिफिट्स और अलाउंसेज जो उसको आगे जाके मिलेंगे, है ना, तो उन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। द मोटिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू कीप द एसेंस ऑफ सिविल सर्विस विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द चेंज। यहाँ पे क्या है ना, सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लेम किया है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस है, हाँ, जो गवर्नमेंट जो क्या करती है ना, इलेक्शन कमिश्नर की जो इंडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं है ना उसके साथ इनका कुछ तालमेल चलता रहता है, ठीक है, और काफ़ी बार सवाल भी उठते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही। जो पहले के 1950s के टाइम से लेके अब तक की बात करें तो इसका स्तर है ना काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट का इलेक्शन प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है, जितने भी इलेक्शन होंगे यूनियन या फिर सेंटर या फिर स्टेट के अंदर, वो कौन करवाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 26 जनवरी 1950 के अंदर, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू लोकसभा, इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन करवाती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो भी यही करवाते हैं। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टी इन द स्टेट्स, जो स्टेट के अंदर पंचायत और म्यूनसिपाल्टी के जो इलेक्शन होते हैं वो इसके अंडर में नहीं आते, उसके लिए कौन काम करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात करें तो ये कौन से में आता है,
यहाँ था 15 में, पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। 324 के अंदर क्या कहा गया है कि सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन दैन इलेक्शन कमीशन, कि भाई कैसे सुप्रिटेंड मतलब कैसे उसको आगे जितने भी इलेक्शन हो उसको कैसे आगे करना है ना, और उसके लिए क्या क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और उस पर कंट्रोल कैसे रखना है। तो ये सब डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है। 325 की बात करें, कोई भी पर्सन इनएलिजिबल है इंक्लूजन के लिए, किसके अंदर? कि भाई अगर उसको इलेक्टोरल रोल के अंदर खुद को इंक्लूड करना है तो वो किस के बेस पे नहीं होना चाहिए? रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए, उसकी रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे नहीं होगा, मतलब सबको यहाँ पे इक्वल रखा जाएगा। आर्टिकल 326 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज मतलब जो 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, 18 और 18 साल से जिनको वोटिंग का अधिकार है, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 327 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए प्रोविजंस कौन बना सकता है? पार्लियामेंट के पास उसकी पावर है। आर्टिकल 328 क्या कहता है? पावर टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन सच एज लेजिस्लेचर्स। तो वही पहले वाली बात स्टेट के अंदर है, ठीक है। 329 की बात करें तो कोर्ट इसके इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर की बात करें तो ओरिजिनली कमीशन के अंदर पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आई 1989 आई, उसके बाद से ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई थी। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसके साथ ही और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जैसे ही जो कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करते रहते हैं। प्रेजेंटली बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। स्टेट लेवल पे की बात करें तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है जो कि एक आईएएस रैंक का ऑफिसर रहता है। इनकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और टेन्योर की बात करें तो या तो 6 साल तक ये काम करेंगे या फिर 65 साल की उम्र तक, मतलब जो भी पहले हो जाए तो उसी में इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर 6 साल की उम्र इनकी कंप्लीट हो गई एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, तो इनको हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अगर उससे पहले इन्होंने 65 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तब भी इनको वो पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। और इनके पास सेम स्टेटस है, और जो सैलरी भी सेम और जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी सेम है, किसके रिगार्डिंग? जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके रिगार्डिंग। इनका रिमूवल की बात करें तो ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, और इनको इनकी जो एक टर्म है, मतलब 6 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। सीईसी को रिमूव करने से पहले जो प्रोसेस है रिमूवल का, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, वही सेम प्रक्रिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनको हटाने की होती है। लिमिटेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा इनकी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर ये डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये थोड़ा सा देख लेना। इनकी पावर और फंक्शन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लाइक टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो डिलिमिटेशन एक्ट जो होती है पार्लियामेंट की, वो क्या करती है? वो जितना भी टेरिटोरियल एरिया है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करती है, ठीक है। वहाँ पे वोटर्स कितने हैं और उनकी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रोल्स, जहाँ पे देखो हर साल लोग क्या है ना 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है। कई बच्चों की एज 18 साल हो जाती है, तो वो अपना नाम ऐड करवाते हैं इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। तो उसका सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। पार्टीज़ को उनके सिंबल ग्रांट करना, ये काम भी इन्हीं का होता है। इलेक्शन कमीशन आल्सो एंश्योर द लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन फ्रे थ्रू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व विद इन द कॉन्सेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
कि भाई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अच्छे से क्या करा जाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके द्वारा अपनाया जाए। ठीक है, कि भाई ये किसी भी तरह की कोई भी मिसयूज़ ना करे, इस चीज़ पे भी इलेक्शन कमीशन अपना ध्यान रखता है। एडवाइजरी जुडिक्शन और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हैज़ एडवाइजरी जुडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इलेक्शन के बाद में किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें तो उसके अंदर इनकी केवल और केवल क्या है, एडवाइजरी जुडिक्शन है। द ओपिनियन ऑफ द कमीशन इन सच मैटर इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट। जो भी ये ओपिनियन देंगे वो बाइंडिंग रहेगा प्रेजिडेंट के ऊपर, एज द केस में भी। और स्टेट की बात करें तो गवर्नर के अंदर। फर्दर द केस ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस एट इलेक्शन। अगर इलेक्शन के अंदर किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, करप्ट एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से उसको गिल्टी पाया गया, तो उसके उस मामले के अंदर क्या है ना, जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने ऐसा आएगा तो उसको फिर से रेफ़र किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, फिर जो उनका ओपिनियन होगा इसमें कि भाई इसको क्या करना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और कितने पीरियड के लिए करना चाहिए, वो उनका माना जाएगा। फिर कमीशन इज आल्सो वेस्टेड विद क्वासी जुडिशियल पावर टू सेटल डिस्प्यूट इन रिलेशन टू स्प्लिट मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और कमीशन के पास पावर्स भी हैं किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर उसने कोई गड़बड़ करी है इलेक्शन के अंदर जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की। इसके अंदर इंडिया ने काफ़ी अपनी जो पोजीशन है इसको 6 स्लॉट्स तक इम्प्रूव किया है। अभी इंडिया की रैंक होगी 61st रैंक। ठीक है, एज़ पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2021 जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और ये क्या है ना, 131 इकनॉमीज़ का जो डेटा है उसके बेस पे क्या है ना इसको बनाती है। और 4 एरिया के अंदर ये बेसिकली अपना सारा डेटा कलेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी हो गया, पीपल हो गया, गवर्नेंस कैसी है वहाँ पे, लोगों का इम्पैक्ट या फिर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट कैसा है, इन सबको देख के अपने डेटा को क्या करती है, बनाती है। द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। ये एक तरह की इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशियन रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि वाशिंगटन DC के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे है ये। इस साल के अंदर 49 हाई इनकम इकनॉमीज़ थी, फिर 32 अपर मिडल इनकम इकनॉमीज़ रही है, फिर 36 लोअर मिडल इनकम इकनॉमीज़ रही है, फिर 14 लो इनकम इकनॉमीज़ रही है। तो उनका डेटा इन्होंने यहाँ पे रेडी किया है। US को पहला स्पॉट मिला है, नीदरलैंड को चौथा। ठीक है, और जो बिगेस्ट मूवर है इन द इंडेक्स इज सिंगापुर सेकंड पे, और डेनमार्क 6, फिनलैंड 7। तो ये सब आप एक बार को देख लेना। इंडिया के स्टेटस की बात करें तो इंडिया हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग बट आल्सो इम्प्रूव्ड इट्स स्कोर फ्रॉम 49.74% जो कि कितना था पहले 2021 के अंदर, उससे हमने स्कोर अपना बढ़ा लिया 51 तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया ने AI टैलेंट कंसंट्रेशन के अंदर अपनी रैंक पहली सिक्योर करी। सेकंड रैंक करी मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट टैरिफ विद इन द कंट्री। आपको पता होगा इंडिया के अंदर काफ़ी सस्ता इंटरनेट है, तो उस वजह से यहाँ पे भी हमारी रैंक अच्छी होनी थी। और जो बैंडविड्थ हमको प्रोवाइड की जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया है। थर्ड रैंक है हमारी एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और डोमेस्टिक मार्केट साइज़ के अंदर। फोर्थ है ICT सर्विसेज के अंदर। फिफ्थ है बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के अंदर और AI साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर। इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव इसी के रिगार्डिंग लॉन्च किए हुए हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन हो गया, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, फिर भारत नेट हो गया, फिर गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, फिर नेशनल AI पोर्टल हो गया। अब बात करते हैं एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। तो रिसेंटली ये मीटिंग हुई है, इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है और ये 9वीं ऐसी एशिया की एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई है जो कि कहाँ पे रही है, Siem Reap। ये कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर। इसकी हाइलाइट्स क्या रही है इंडिया के द्वारा? ऑन टेररिज्म इंडिया ने काफ़ी ज़ोर से काफ़ी जोर दिया इस चीज़ के ऊपर कि जो भी अर्जेंट और रिजोल्यूट ग्लोबल एफर्ट्स हैं ना, इनको और बढ़ाया जाए जिससे कि हम काउंटर कर सके जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है,
ठीक है, इन सब को, और जितने भी रीजनल थ्रेट्स हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी इसको मेंटेन करने के लिए टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद में एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के भी इशू हुए थे, तो उन ऐसे ऐसे इश्यूज़ को भी हाईलाइट इंडिया ने किया है वहाँ पे। मरीन टाइम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफ़ी खलबली मची रहती है, तो ये भारत ने कहा है कि वहाँ पे भी पीसफुल रिजोल्यूशन लाया जाए डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, और एक दूसरे की सॉवरेनिटी टेरिटरी इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाए। और जो भी एशियन और चाइना का नेगोशिएशन चल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है, उसको भी अच्छे से मानना जाए, किसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे भी लागू होने चाहिए इक्वली, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, इनको भी अच्छे से वहाँ पे लेजिटिमेट किया जाए। व्हाट इज़ ADMM प्लस? ADMM इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ADM और M, ये है क्या? ठीक है, 2007 में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, जो कि सिंगापुर में हुई थी, और जो प्लस की जो पहली डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब मीटिंग हुई है वो कहाँ पे कन्वीन हुई थी? हैनोई वियतनाम 2010 के अंदर। ब्रुनई के पास इस साल की लास्ट ईयर की चेयरमैनशिप थी 2021 की, और एनुअली यहाँ पे होती है। इस बार 10 एशियन कंट्रीज़ थी और 8 डायलॉग पार्टनर कंट्री यहाँ पे रही हैं। तो जो मेंबरशिप की बात करें तो 10 एशियन कंट्री के अंदर इंडिया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना कहीं यस कर दो, लेकिन जो डायलॉग कंट्रीज़ रही हैं उसके अंदर इंडिया शामिल था। इसका एम क्या है? वही है कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को बनाया जाए और डिफेंस एस्टेब्लिश किया जाए अच्छे से, किसी भी तरह की कोई किसी दूसरे देश के साथ में खटपटी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो भी समस्याएं हैं उनको पीसफुली वहाँ पे रिजॉल्व किया जाए। तो ये था आज का चैप्टर, और जो आज की क्लास थी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।